नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों से वार्ता से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बोला बड़ा झूठ। बैठक से क्या निकलेगा ये कर दिया साफ। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी की देशवासियों से अपील, किसानों के हक में बुलंद करें आवाज ताकि कृषि विरोधी कानून हो जाए खत्म। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मिशन 2022 की तैयारी में जुटी प्रियंका गांधी, यूपी में कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने की है प्लानिंग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों से वार्ता से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बोला बड़ा झूठ। बैठक से क्या निकलेगा ये कर दिया साफ। जी हां दोस्तों, किसानों और के बीच आज 8वें दौर की वार्ता होनी है। किसानों की मांगों को मानने की बजाय केंद्र की मोदी सरकार और उसके मंत्री हर बार एक नया शिगुफा छोड़ देते हैं। 8वें दौर की वार्ता से ठीक पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, पहले की वार्ता में किसान यूनियन के नेताओं का विषय था कि हम इसमें सुधार चाहते हैं, सरकार सुधार के लिए तैयार है। मुझे विश्वास है कि आज की वार्ता में वे इस बात को समझेंगे। किसान यूनियन के नेता सोचकर आएंगे कि समाधान करना है तो समाधान अवश्य होगा। कैलाश चौधरी ने अपने इस बयान से कई चीजें साफ कर दी हैं। साथ ही उनके बयान से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या उन्होंने वार्ता से ठीक पहले झूठ बोला है। अपने बयान में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि पहले की वार्ता में किसान कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे थे, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्होंने तीनों कृषि कानूनों में बदलाव की कभी भी मांग नहीं की। किसानों का कहना है कि वह शुरू से ही इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि वार्ता से ठीक पहले कैलाश चौधरी ने यह बयान क्यों दिया। कैलाश चौधरी ने अपने बयान से एक चीज और साफ कर दिया है कि सरकार अभी भी कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। सवाल ये है कि क्या सरकार आज की बैठक में इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान नहीं करेगी, जिसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही है। सभी की निगाहें आज की होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। उधर किसानों ने पहले ही साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने कहा, मंत्री ने कल स्पष्ट रूप से घोषित किया कि कृषि कानूनों को निरस्त करना स्वीकार नहीं है। मुझे नहीं पता कि आज चर्चा के दौरान क्या होगा, वैसे भी हम अच्छे की उम्मीद करते हैं और बुरे के लिए तैयार हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की देशवासियों से अपील, किसानों के हक में बुलंद करें आवाज ताकि कृषि विरोधी कानून हो खत्म। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की जनता से अन्नदाताओं की आवाज बुलंद करने की अपील की है। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर किसान के लिए बोले भारत कैंपेन चल रही है। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा, शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा होता है। हमारे किसान बहन भाई जो आंदोलन कर रहे हैं उसे देश भर से समर्थन मिल रहा है। आप भी उनके समर्थन में अपनी आवाज जोड़कर इस संघर्ष को बुलंद कीजिए ताकि कृषि विरोधी कानून खत्म हो। कृषि कानून के खिलाफ 40 से ज्यादा दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, साथ ही एमएसपी पर लीगल गारंटी दे, लेकिन सरकार किसानों की मांगों पर राजी नहीं हो रही है। किसानों और सरकारों के बीच 7 दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। सरकार और किसानों के बीच आज 8वें दौर की वार्ता दिल्ली के विज्ञान भवन में होनी है। कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे एक किसान ने कहा, आज की बैठक में हम उम्मीद करते हैं कि आज शायद फैसला आ जाए, लेकिन अगर फैसला नहीं आया तो जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हमारा आंदोलन बढ़ता रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी, यूपी में कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने की ये है प्लानिंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूत करने में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लग गई हैं। प्रियंका गांधी ने जमीनी स्तर पर काम करने को लेकर लगभग 80 से 100 नेताओं की एक टीम बनाई है। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 80 से 100 नेताओं की टीम को प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपते हुए ग्राउंड लेवल पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस के नेताओं ने विभिन्न जिलों में रैली करनी शुरू कर दी है। यह कार्यक्रम 3 जनवरी को लॉन्च किया गया था और 25 जनवरी तक चलेगा। ऑन द स्पॉट मूल्यांकन करने के लिए किसी भी क्षेत्र में एक जिले का दौरा करेंगी। यूपीसीसी अध्यक्ष अजय कुमार ने क्या कहा। यूपीसीसी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गुरुवार को सुल्तानपुर और फैजाबाद जिलों का आकलन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस मिशन के तहत हम लगभग 8000 पंचायत इकाइयों की बैठकें आयोजित करने की कवायद कर रहे हैं। यह कार्यक्रम पूरे राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पर आयोजित किया गया है। हम अगले महीने तक लगभग 60,000 ग्रामीण स्तर की इकाइयां स्थापित करने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि अजय कुमार लल्लू ने प्रियंका गांधी वाड्रा जिलों में कब दौरा करेंगी इसको लेकर कोई योजना नहीं बनाई।
बताई, लेकिन कहा कि जल्द ही किसी भी जिले में उनके दौरे के संकेत हैं। यूपीसीसी के पदाधिकारियों और अन्य युवा नेताओं की टीमों के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जुबेर खान, धीरज गुजर, बाजीराव खाड़े, सचिन नाइक और रोहित चौधरी ने भी जिलों में कैंपिंग शुरू कर दी है। यूपीसीसी संगठन सचिव अनिल यादव ने कहा, हमें जो भी निर्देश दिए गए हैं हम उसका बारीकी से पालन कर रहे हैं। जब तक संबंधित पंचायत के अंतर्गत सभी गाँव के पार्टी प्रतिनिधियों की उपस्थिति सत्यापित नहीं हो जाती है, तब तक पंचायत की किसी भी बैठक को पूरा नहीं माना जा सकता है। चूंकि राज्य की 823 ब्लॉक में लगभग 20,575 सदस्य समितियों का गठन करने के लिए नई पंचायतों का नेतृत्व किया जाएगा, इसलिए पार्टी के पास जमीनी स्तर पर तैयार 28,000 से अधिक नेताओं की एक सत्यापित और प्रतिबद्ध टीम होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में गरमाई सियासत, दिल्ली में बैठक कर रही भाजपा, नहीं बुलाई गई वसुंधरा राजे। जी हां दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में कई फेरबदल होने की संभावना नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान बीजेपी के कुछ नेताओं को आज दिल्ली एक बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है, लेकिन बड़ी बात यह है इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आमंत्रित नहीं है। इससे राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में हलचल है। जेपी नड्डा ने बैठक के लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को बुलाया है। फिलहाल ये नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। चर्चा है कि इस बैठक में राजस्थान की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर बात होगी। ऐसे में राजे को न बुलाया जाना राजस्थान भाजपा में किसी बड़े उलटफेर की तरफ इशारा करता है। बैठक को लेकर लगाए जा रहे हैं कयास। ये नेता इससे पहले भी बैठक के लिए दिल्ली जा चुके हैं। उस बैठक के बाद से ही राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक संकट का दौर शुरू हुआ था। अब इन नेताओं को दोबारा बुलाए जाने पर चर्चा हो रही है कि आखिर नड्डा ने इन 3 बड़े नेताओं को किस लिए बुलाया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद भाजपा राजस्थान सरकार को गिराकर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े बदलाव करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के मुद्दे पर अखिलेश का भाजपा पर तंज, कहा जिसकी तासीर में जहर है वो चीज कैसे बदलेगी। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। केंद्र सरकार की किसानों के साथ कई बार बैठक हो चुकी है, बावजूद इसके अभी तक बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बदलने का चाहे करे वो वादा कड़वाहट को मिठास में, पर जिसकी तासीर में जहर है वो चीज कैसे बदलेगी। चित्रकूट दौरे पर हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव चित्रकूट दौरे पर हैं। शुक्रवार सुबह वह कामतगिरी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ 5 किलोमीटर की कामतगिरी परिक्रमा की। सिया राम कुटीर पहुंचकर भारत रत्न राष्ट्रीय ऋषि नानाजी देशमुख की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले गुरुवार को अखिलेश यादव ने कामतगिरी परिक्रमा मार्ग पर पहुंचकर रोपवे से लखन लाल के दर्शन किए थे। अखिलेश ने यहां खिलौनों की दुकानों से खिलौने भी खरीदे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए हजारों किसान, राकेश टिकैत बोले 2024 तक आंदोलन को तैयार। जी हां दोस्तों, कृषि के 3 नए कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर दिल्ली की तमाम सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं का आंदोलन आज 43वें दिन में प्रवेश कर रहा है। हड्डियां गला देने वाली ठंड और बारिश के बीच डटे किसान किसी कीमत पर अपनी मांगे बिना मनवाए वापस जाने के मूड में नहीं है। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आज 40 किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर दिल्ली को घेर लिया है। इस मार्च में हजारों किसानों ने शिरकत की है। उनका कहना है कि ये गणतंत्र दिवस की रिहर्सल है। किसानों के इस मार्च को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं आज भी दिल्ली के कई रास्ते बंद रहेंगे। 26 जनवरी को किसानों की परेड मार्च में भाग लेने के लिए जिंद में एक महिला ट्रैक्टर चलाना सीख रही है। महिला ने कहा 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे, अगर सरकार नहीं मानेगी तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर परेड करेंगे, जिसके लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम किसान मई 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम यहाँ आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, मोदी सरकार के खिलाफ अकाली दल का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र के खेती कानूनों के खिलाफ जहां एक तरफ किसानों ने दिल्ली की सीमाएं घेरी हैं और देश भर में आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है, वहीं अकाली दल बादल दिल्ली में बड़ी रैली करके देश की राजनीति में तड़का लगाने जा रहा है। उक्त जानकारी अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मेंबर पार्लियामेंट प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने दी है। चंदूमाजरा ने कहा है कि अकाली दल की 15 जनवरी को इस रैली में भारत के सभी गैर भाजपा क्षेत्रीय पार्टियां मौजूद रहेंगी। इतना ही नहीं, अकाली दल के सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल भी इस रैली में शिरकत करेंगे। भाजपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद यह पहला मौका होगा जब केंद्र सरकार के गढ़ में प्रकाश सिंह बादल किसी रैली में शिरकत करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टरों के काफिले के साथ अभय चौटाला ने किया दिल्ली कूच, बोले घमंडी सरकार को झुकाएंगे।
जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में वीरवार को इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में दर्जनों ट्रैक्टरों का काफिला भावदीन टोल प्लाजा से रवाना हुआ। इस दौरान अभय चौटाला ने भावदीन टोल पर धरना लगाए बैठे किसानों से भी मुलाकात की। यह काफिला प्रदेश के कई जिलों से होते हुए कल दोपहर बाद दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेगा और किसान आंदोलन में शामिल होगा। इसी के साथ अंबाला व भिवानी से भी इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में ट्रैक्टरों के काफिले दिल्ली रवाना होंगे। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने मीडिया की बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार को किसान आंदोलन के समक्ष झुकना होगा और तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। उनकी पार्टी सदैव स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग करती है, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू करने के बजाय नए कानून लाकर किसानों के साथ अन्याय किया है। यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभय ने कहा कि घमंडी सरकार को झुकाएंगे और जीत कर आएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल मंत्री यदि इस्तीफा देंगे तो प्रदेश की सरकार गिर जाएगी और केंद्र पर भी कृषि कानून वापस लेने का दबाव बनेगा। मंत्री हो या विपक्ष केवल अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए बयानबाजी करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं करते। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाले घरौंडा रैली पर कहा कि इसमें स्वयं मुख्यमंत्री ही नहीं पहुंचेंगे। अगर वे आते हैं तो उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल की मंत्री ने कहा बंगाल में सिर्फ दीदी और दीदी, तीसरी बार भी बनेगी सरकार। जी हां दोस्तों, बंगाल में कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से मिल रही कड़ी टक्कर के बीच तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को कहा कि बंगाल में केवल दीदी और दीदी हैं, उनके मुकाबले में दूसरा और कोई नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार तृणमूल की ही सरकार बनेगी। गुरुवार को कोलकाता स्थित तृणमूल भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चंद्रिमा ने कहा कि बंगाल में अंतिम शब्द दीदी है और पहला शब्द भी दीदी है। यहाँ कोई और नहीं है जो दीदी से मेल खाता है और उनसे मुकाबला कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही तीसरी बार सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी तृणमूल इस बार ज्यादा सीटें जीतेंगी। उन्होंने कहा कि 2016 के विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक पंडित व विभिन्न दल अनुमान लगा रहे थे कि तृणमूल की सीटें काफी कम होंगी, लेकिन 2011 के मुकाबले 2016 में तृणमूल ने ज्यादा सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाई। उसी प्रकार मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 2016 के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटें आएंगी। वहीं किसानों के मुद्दे पर चंद्रिमा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल के किसानों के बारे में भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस भीषण ठंड में करीब 1.5 महीने से दिल्ली में देश भर के हजारों किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बंगाल में लागू किए जाने के संबंध में चंद्रिमा ने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्र सरकार से बंगाल के किसानों ने जो इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है उसकी सूची देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की सूची मिलने के बाद हम इसे चेक करेंगे और तदनुसार आगे का कदम उठाया जाएगा। वहीं नंदीग्राम दिवस को लेकर चंद्रिमा ने भाजपा में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस आंदोलन का नेतृत्व ममता बनर्जी ने किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार चला रही पेट्रोल डीजल गैस में लूट का खेल, चुपचाप बढ़ा दी कीमतें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। सुरजेवाला ने दावा किया कि 73 सालों में पेट्रोल और डीजल अब तक के सबसे महंगे स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने ट्वीट किया, 73 साल में पेट्रोल डीजल सबसे उच्चतम स्तर पर, आम जनता का बजट बिगड़ा, किसान मजदूर पर बोझ बढ़ा, खाने पीने की चीजें होंगी और महंगी। क्या यही है मोदी सरकार के अच्छे दिन? मोदी जी देशवासियों की जेब लूटना बंद करें, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करें। एक अन्य ट्वीट में सुरजेवाला ने लिखा, मोदी जी ने न केवल पेट्रोल डीजल की कीमत 73 साल में उच्चतम स्तर पर है, साथ ही 6.5 साल में आप पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर 19 लाख करोड़ देशवासियों की जेब से लूट चुके हैं। मई 2014 के बाद मोदी सरकार डीजल पर एक्साइज 820% व पेट्रोल पर 258% बढ़ा चुकी है। सुरजेवाला ने कहा कि आज कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय भाव 50.96 USD बैरल है, जो डॉलर रुपए भाव के अनुसार 3725.92 प्रति बैरल बनता है। एक बैरल 159 लीटर, इसलिए कच्चे तेल का प्रति लीटर भाव 23.43 रुपए बनता है। लेकिन लूट देखें, पेट्रोल का भाव 84.20 और डीजल 74.38 लीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को मोदी जी ने सत्ता संभाली, तब कच्चा तेल 108 बैरल यानी डॉलर रुपया के भाव पर 6,330 बैरल था, जो अब 50.96 बैरल यानी 3,725.92 बैरल है। उस समय पेट्रोल डीजल की कीमत 71.41 रुपए व 55.49 रुपए लीटर थी। वहीं आज
84.20 रुपए व 74.38 रुपए लीटर है। यह है लूट का खेल। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार मई 2014 में सत्ता में आई, तब पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क केवल 9.20 रुपए लीटर और 3.46 रुपए लीटर था। इसमें मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 23.78 रुपए लीटर और डीजल पर 28.37 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की। जनता की जेब से लूटे 19 लाख करोड़। ये है लूट का खेल। सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सस्ता पेट्रोल डीजल के वादे कर सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार यदि पिछले 6.5 वर्षों के दौरान खुद के द्वारा बढ़ाए उत्पाद शुल्क को ही वापस ले तो जनता का कल्याण हो जाएगा। तब पेट्रोल 60.42 लीटर पर डीजल 46.1 लीटर हो सकते हैं, पर करेंगे नहीं। ये है लूट का खेल। करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों के साथ बातचीत में जमीनी स्तर पर सुधार नहीं। जी हां दोस्तों, वकील मनोहर लाल शर्मा की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाले एक पीठ ने यह आदेश दिया। शर्मा ने समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 33 को शामिल किए जाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। कृषि साधारण तौर पर राज्य का विषय है। केंद्र ने तीनों कृषि कानून इसी प्रविष्टि 33 के माध्यम से लागू किए हैं। जजों ने कहा कि वे भी सरकार और किसानों के बीच बातचीत को प्रोत्साहन देने के पक्ष में हैं। पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल अगर कहेंगे कि बातचीत जारी है तो हम सोमवार को भी सुनवाई स्थगित कर देंगे, पर अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखा है। पीठ ने शर्मा की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिए। केंद्र की तरफ से अदालत में मौजूद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से जजों ने कहा कि संविधान कानून 1954 की 7वीं अनुसूची में 33वीं प्रविष्टि को शर्मा ने चुनौती दी है। इस पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी। कृषि कानूनों की चुनौती देने वाली बाकी सभी याचिकाओं पर भी उसके साथ ही सुनवाई होगी। इस पर वेणुगोपाल ने जानकारी दी कि किसानों से सरकार की वार्ता जारी है और समझौता होने के आसार हैं। जजों ने कहा कि वे भी बातचीत को प्रोत्साहन देने के पक्ष में हैं। अटॉर्नी जनरल अगर कहेंगे कि बातचीत जारी है तो हम सोमवार को भी सुनवाई स्थगित कर देंगे, पर अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखा है। इस पर महान्यायवादी तुषार मेहता बोले कि सरकार का जवाब तैयार है, पर क्योंकि एक स्वस्थ वार्तालाप चल रहा है इसीलिए जवाब अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। शर्मा का कहना है कि प्रविष्टि 33 को संविधान में 1954 में शामिल किया गया था, पर अभी तक उसका अनुमोदन तब के 19 में से 8 से 9 राज्यों ने ही किया है। इस प्रविष्टि के जरिए केंद्र ने कृषि को समवर्ती सूची में शामिल किया था। किसान संगठन इन कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वे इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर आश्वासन तो जरूर दे रही है, पर इसे कानूनी स्वरूप देने को तैयार नहीं हुई है। 3 विवादास्पद कृषि कानून संसद ने पिछले साल 24 सितंबर को पारित किए थे। शर्मा का कहना है कि तीनों कृषि कानून संविधान के अनुच्छेद 246 के विरुद्ध हैं। ये लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बीच ट्रैक्टर मार्च जारी, इन रास्तों पर लगा लंबा जाम। जी हां दोस्तों, नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 43वां दिन हो गया है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर सरकार के साथ किसानों का गतिरोध लगातार जारी है। ठंड और बारिश में अब भी दिल्ली से लगी सीमाओं पर हजारों किसान डटे हैं। आज सभी प्रदर्शन स्थलों से कुंडली मानेसर पलवल के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे कल तक के लिए टाल दिया गया है। सोमवार को ही 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। भीषण सर्दी, बारिश और जल भराव की स्थिति में भी किसान विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की अपनी मांग को लेकर दिल्ली से लगी सीमाओं पर डटे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही थी। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के तहत कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हजारों किसान रैली करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने भाजपा पर लगाया अपराध को बढ़ावा देने का आरोप, कही ये बात। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने गुरुवार को ट्वीट किया, यूपी में आए दिन घटित होते अपराध भाजपा के खोखले दावों की पोल खोल रहे हैं। डर और दहशत के इस माहौल में भी बाबा मुख्यमंत्री रामराज की बात करते हैं। अपराध को बढ़ावा देकर भाजपा पे किसी सहयोगी की तरह कार्य कर रही है। अखिलेश ने कहा कि जनता के सामने भाजपा का पर्दाफाश हो चुका है। इससे पहले बदायूं मामले में ट्वीट करते हुए अखिलेश ने लिखा था, बदायूं में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हैवानियत और दरिंदगी का जो विभत्स रूप पोस्टमार्टम में सामने आया है वो दिल दहलाने वाला है। भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश ना करे और मृतका का व उसके परिवार को पूर्ण न्याय मिले। भाजपा सरकार का कुशासन अपराधियों की ढाल ना बने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय का ट्वीट, ट्रंप जो अमेरिका में कर रहे हैं वही काम उनके दोस्त मोदी भारत में कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अरसे बाद ऐसा मंजर दिखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक संसद की कार्यवाही के दौरान इमारत में अंदर घुस गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। बाद में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। काफी देर तक अमेरिकी संसद में पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच झड़प होती रही। इस दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। घटना के बाद अमेरिकी राजधानी में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है।
ट्रंप समर्थकों की इस हरकत की पूरी दुनिया निंदा कर रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह कह दिया कि जो ट्रंप अमेरिका में कर रहे हैं वही काम नरेंद्र मोदी भारत में कर रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, हम आपके विचारों को साझा करते हैं। बिल क्लिंटन ट्रंप अमेरिका में जो कर रहे हैं उनके दोस्त मोदी भारत में वही कर रहे हैं। वह भारतीय लोगों को विभाजित करने और भारतीय संविधान को कम आंकने पर आमदा हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2020 के नतीजों को लेकर हंगामा जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए दबाव बनाने में लगे हुए हैं। निर्वाचन नतीजों को लेकर अमेरिकी संसद की बैठक से पहले ट्रंप समर्थकों की भीड़ अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के बाहर एकत्रित हो गई है। ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर हंगामा किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।